महाराष्ट्र के रायगढ़ से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया, जहां समंदर में डूब रहे एक जहाज से कोस्ट गार्ड ने 16 लोगों को सही सलामत निकाल लिया। खराब मौसम और तेज लहरों की चपेट में आने से एमवी मंगलम नाम के इस जहाज में पानी भर गया और वो डूबने लगा, जिसकी जानकारी मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। जहाज में उस वक्त 16 लोग सवार थे, जिनकी जान बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर को वहां भेजा गया। बेहद खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच एक एक कर 13 लोगों को जहाज से बाहर निकाल लिया गया। इस बचाव अभियान की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें यह हेलीकॉप्टर समंदर में डूब रहे जहाज के ऊपर मंडराता नजर आया। पानी भरने की वजह से जहाज टेढ़ा होकर एक तरफ को झुक गया था और उसके किसी भी समय डूबने की आशंका थी। इसके बावजूद कोस्ट गार्ड के जवान नीचे जहाज पर उतरे और 13 लोगों को बाहर निकाल लिया। इसके अलावा इस बचाव अभियान में कोस्ट गार्ड के एक जहाज को भी तैनात किया गया, जिसने बाकी बचे 3 लोगों को भी सही सलामत निकाल लिया। सौभाग्य की एक बात है कि बारिश का पानी भरने के बाद ये जहाज टेढ़ा होकर डूबने लगा, जिससे जहाज पर मौजूद चालक दल के 16 लोगों की जान अटक गई, क्योंकि अरब सागर में ही टाउटे तूफान में ऐसा ही एक जहाज डूब चुका था। लेकिन सूचना मिलते ही कोस्ट गार्ड ने जहाज पर फंसे लोगों का हौसला बढ़ाया और हेलीकॉप्टर और जहाज भेजकर सबको सुरक्षित बचा लिया। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 12वीं के छात्रों का रिजल्ट उनके 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के नंबरों के हिसाब से तय किया जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से इन तीनों कक्षाओं के 3 विषयों के आधार पर औसत नंबर निकाले जाएगा, जिनमें 10वीं और 11वीं के रिजल्ट के 30%, जबकि 12वीं के 40% अंक शामिल होंगे। इन तीनों को मिलाकर औसत निकाला जाएगा और इस तरह से जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, जिसका ऐलान 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक फार्म हाउस में उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले कई बीडीसी मेंबरों को ले जाया गया, जहां एक डांस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कोरोना निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद के बीडीसी मेंबर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मौज मस्ती के लिए कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। वहां एक हॉल में डांस कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुछ महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन महिलाओं के साथ डांस करने के चक्कर में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भूल गए और किसी ने मास्क पहनने का तो सोचा तक नहीं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, वहां बैठे लोग कार्यक्रम के रंग में रंगने लगे। 1 से 2, 2 से 3, इसी तरह डांस फ्लोर पर कई लोग उन महिलाओं के साथ डांस करने के लिए पहुंच गए। उन लोगों में कुछ बुजुर्ग भी थे। एक तो खुद पर काबू ही नहीं रख पाए और उन महिलाओं से चिपक चिपक कर नाचने लगे। इस कार्यक्रम में बेहूदगी की हदें कई बार पार होती दिखी। मर्यादा में रहना क्या होता है, उन लोगों ने जैसे ही सब कुछ नजरअंदाज ही कर दिया। सौभाग्य की बात है कि देश में पंचायती राज लागू हुए करीब 3 दशक होने जा रहे हैं और इतने लंबे समय में भी गांव के लोग ये नहीं समझ पाए कि वो ब्लॉक पंचायत के जिन सदस्यों यानी बीडीसी को वोट देकर चुनते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख चुनने के अलावा क्या करते हैं, क्योंकि हर बार पंचायत चुनाव के बाद लोगों ने ज्यादातर बीडीसी सदस्यों को इसी हाल में देखा है, जो ब्लॉक प्रमुख के दावेदारों के हाथों हमारा आपका वोट और अपनी साख दोनों सरेआम नीलाम करते हैं। बिहार के कई इलाकों में नदियों के उफान पर आने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वहां ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी भी रौद्र रूप में आ चुकी है, जिसका पानी बगहा के कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। ऐसे ही एक गांव में न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची, जहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे वो गांव किसी टापू पर बसा हो। वक्त रहते जो लोग इस गांव से नहीं निकल पाए, उन्होंने खुद को बचाने के लिए अलग तरकीब निकाली। यहाँ पे भी जो लोग हैं बाढ़ के ऊपर किसी ढंग से मचान पे रख करके बैठे हुए हैं। मकान पूरी तरह पानी में डूबने के बाद गांव के एक परिवार ने बैलगाड़ी को ही अपना घर बना लिया। ऐसा करके वो बाढ़ से बच गए, लेकिन इन हालात में उनके सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। सूखा चूड़ा भूजा खाकर इसी से अभी दिन काट रहे हैं। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के बीच उनके गांव में गंडक नदी का पानी अचानक घुस आया, जिससे उन्हें निकलने का मौका नहीं मिल पाया और गांव के ज्यादातर परिवार बाढ़ जैसे हालात में वहीं फंस कर रह गए। नदियों के उफान से बिहार के नवादा में भी इसी तरह की तबाही मचाई और वहां नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाला एक रास्ता सैलाब में बह गया। उस रास्ते के टूटने से नदी के एक किनारे की तरफ रहने वाले लोगों का दूसरे किनारे के लोगों से पूरी तरह संपर्क कट गया। उस पार का आदमी इस पर नहीं आता है और इस पर का आदमी उस पर नहीं जा पा रहा है।
जमुई में भी भारी बारिश के बाद नदियों में आए सैलाब में किसानों के कई बीघा खेत बह गए। किनारे की मिट्टी को काटकर जिस रफ्तार से पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है, उसने लोगों को ज्यादा डरा दिया। 40 फीट दूरी कट गया सर। वैशाली में भी पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से शहर में पानी भरना शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग करते हुए बीजेपी ने राजधानी रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, जिसे अभी तक नहीं निभाया गया। और इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी जब पुलिस के घेरे को नहीं पार कर सके तो वहीं जमीन पर बैठ गए। इससे पहले उन्होंने शराब की बोतलों के साथ एक इलाके में धरना भी दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पार्टी के झंडे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने वहां सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। बताया गया कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों के आवास के बाहर भी इसी तरह प्रदर्शन किया। सौ बात की एक बात यह कि छत्तीसगढ़ देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जहां लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, इसलिए वहां शराबबंदी की मांग कई साल से हो रही है। और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान वहां सैकड़ों गांवों की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शराबबंदी का वादा याद दिलाया था। और अब उसी मुद्दे पर बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने में जुटी है। यूपी के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां बीच सड़क पर कुछ लोगों ने एक शख्स को अगवा कर लिया। सड़क के पास ही बने एक मकान की बालकनी से किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें बंदूक पकड़े एक आरोपी सड़क के किनारे खड़ा नजर आया, जबकि उसके बाकी साथी उस शख्स को जबरन गाड़ी के अंदर धकेलने की कोशिश करते दिखे। थोड़ी ही देर में उन्होंने बंदूक के दम पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बताया गया कि हथियारों से लैस बदमाश उस शख्स को अगवा करके अपने साथ ले गए। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई इस घटना से इलाके में दहशत मच गई। सौ बात की एक बात यह कि दिन दहाड़े अपहरण का वीडियो वायरल होते ही पुलिस के भी होश उड़ गए थे और इसीलिए नाकेबंदी करके 1 घंटे में ही युवक को छुड़ा लिया गया और आरोपी भी पकड़े गए, जिन्होंने दावा किया कि युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगे थे और इस अपराध की सजा देने के चक्कर में वो खुद अपराध कर बैठे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर पास के गांव के एक आदमी को जिंदा जलाने का आरोप लगा। बताया गया कि मामूली झगड़े के बाद आंदोलन में बैठे कुछ लोगों ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस आदमी के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर उसे जैम कर दिया। ग्रामीण गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। गुस्साए लोगों ने इस घटना के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके साथ ही उन किसानों पर भी उन्होंने अपना गुस्सा उतारा जो पिछले कई दिनों से वहां कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इन किसानों को गांव से मड़ा दूर बसा दिया जाए ताकि हमारी बाण बेटी सुरक्षित हो। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। तो इसमें तो बहुत प्रभावी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे देशद्रोहियों के साथ होनी चाहिए। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। तो अभी ये जांच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। शव के साथ प्रदर्शन करने की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सौ बात की एक बात यह कि पिछले करीब 7 महीनों से दिल्ली की जिन 3 सीमाओं पर किसानों का धरना चल रहा है, उनमें टिकरी बॉर्डर अब अपराध के अड्डे के तौर पर बदनाम हो चुका है, जहां हत्या और गैंगरेप पहले ही हो चुका था और अब वहां शराब पिलाकर एक आदमी को जिंदा जलाने के बाद आसपास के गांव वाले धरना दे रहे किसानों को कहीं और भेजने की जिद पर अड़े। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें अंतिम 11 में 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया। ये तीनों जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी होंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन टीम में स्पिनर की भूमिका निभाएंगे। कप्तान विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में ऋषभ पंत होंगे। पहली बार टीम इंडिया किसी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी ऐसे देश में मैच खेल रही है जहां जो दोनों में किसी भी टीम का घरेलू मैदान ना हो। ये मैच अगर टीम इंडिया जीतती है तो क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट की यानी टेस्ट क्रिकेट की बादशाहत का ताज टीम के सिर पर सज जाएगा। वहीं न्यूज 18 से बात करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि इस मैच में टॉस बेहद अहम साबित हो सकता है। टॉस की भूमिका तभी इम्पोर्टेंट हो जाएगी अगर
पिच कुछ ज़्यादा ही डैम्प हो या ज़्यादा ही ड्राई हो, तब टॉस बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई रहेगा तो ये साफ जाहिर है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। मगर ज़्यादा डैम्प रहेगा और ओवरहेड कंडीशंस क्लाउडी रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो शायद बॉलिंग करना पसंद है। लखनऊ में मौजूद राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान ने कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एक दवा तैयार करने का दावा किया। संस्थान का दावा है कि इस दवा को खाने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होगी। कहा जा रहा है कि महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए बच्चों को इस बीमारी से बचाने के अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ में मौजूद इस संस्थान ने यह दावा कर दिया कि उसने ऐसी दवा बना दी है जो बच्चों की इस बीमारी से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा देगी। इसके लिए एक कैंप भी लगाया गया जहां बच्चों को यह दवा दी गई। हमारी बॉडी में इम्यून सेल से बढ़ाते हैं, कोई भी बीमारी हो उन सब से ये बच्चे को बचाता है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को ये दवा दी उन्होंने भी इसे काफी असरदार बताया। बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा था, खाने से जब हम दवा लेने लगे तो आराम है हमारे लड़के को। बताया गया कि इस दवा को गुड़, देसी घी, गिलोय और शहद को मिलाकर बनाया गया है। 100 बात की एक बात यह कि आयुर्वेदिक नुस्खों को इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर माना जाता है और पिछले 1.5 साल से कोरोना के मरीजों को काढ़ा पीने की सलाह भी इसीलिए दी जा रही है। लेकिन देश में अब तक कोरोना के इलाज में किसी भी आयुर्वेदिक दवा को ICMR या CSIR जैसी केंद्रीय वैज्ञानिक एजेंसियों ने मान्यता नहीं दी।